हेलो डियर स्टूडेंट्स लर्नर, माय नेम इज शाहनवाज अहमद और आज हम लोग अपने थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 5 पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, आज के लेक्चर में हम लोग जो शुरू करेंगे, 4 लेक्चर तक हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया है। आज हम लोग जीरोथ लॉ स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो देखिए आज का हम लोगों का पहला टॉपिक है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो देखो, थोड़ी सी हिस्ट्री की अगर बात करें तो एक्चुअली क्या है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले आ गया था, उसको नाम दे दिया गया फर्स्ट लॉ, और उसके बाद जीरोथ लॉ आया। तो लोगों ने कहा कि लेकिन ये लॉ जो होना चाहिए था वो फर्स्ट लॉ से पहले होना चाहिए था, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया लोगों ने, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो देखिए इस लॉ के हिसाब से क्या कहा गया, इस लॉ के हिसाब से कहा गया कि सपोज दैट कोई एक बॉडी ए है जो किसी दूसरे बॉडी बी के साथ किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और कोई एक अनदर सेपरेट बॉडी सी है, ये भी बी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो बॉडी ए एंड बॉडी सी ये दोनों भी आपस में क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। और हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ही पढ़ लिया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मींस इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, यानी कि इन सब का टेम्परेचर आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, इफ अ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम with body B and another body C is in thermal equilibrium with B separately, then the body A and C are in thermal equilibrium, ठीक है। दैट इज कि आप ये कह सकते हो कि अगर इसका टेम्परेचर TA है, ये TB पर है, ये TC पर है, तो आप पहले कह रहे हो कि सर TA और TB आपस में बराबर है एंड TC एंड TB भी आपस में बराबर है। इट मीन्स दैट कि A का और C का टेम्परेचर भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब देखिए, तो यहीं से आपको क्या पता चला कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो किसके बारे में बात करता है। तो सबसे पहली चीज पता चली कि इट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, सबसे पहला पॉइंट। यानी कि कोई भी पूछे कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में बताता है, तो इट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, या कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि सर इसका मतलब ये भी तो हुआ कि ये टेम्परेचर के बारे में बता रहा है, और टेम्परेचर, और कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में भी बता रहा है। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस चीज़ के बारे में बताता है, ऑप्शन में थर्मल इक्विलिब्रियम है तो आप थर्मल इक्विलिब्रियम को चूज करेंगे, टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर को यूज कर लेंगे, और अगर ये दोनों कुछ ना हो तो आपको ऑप्शन में दिया होगा टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में बताता, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल लॉ है जीरोथ लॉ, और यही आपका है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब यहाँ से क्या पता चला कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से हम लोगों को टेम्परेचर के बारे में या टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में स्टडी करना आना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले इसी पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि टेम्परेचर मेजरमेंट की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर मेजरमेंट को करने के लिए हम लोगों के पास जो प्रैक्टिकली डिवाइस मौजूद है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी क्या करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर क्या है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के। ठीक है,
तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर की अगर बात किया जाए तो बेसिकली हम आपको 6 टाइप के थर्मामीटर के बारे में बताएंगे, ठीक है। और हर थर्मामीटर एक अलग कॉन्सेप्ट पर, अलग प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, और जो प्रॉपर्टी आपको अननोन टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी। तो टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए जो डिवाइस है वो है थर्मामीटर, और जिस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग अननोन टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए करेंगे, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी। तो बेहतर होगा कि पहले आप क्या कर लो, थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी का डेफिनेशन लिख लो। तो थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी किसको कहेंगे, द प्रॉपर्टी विच हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द अननोन टेम्परेचर इज नोन एज थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। द प्रॉपर्टी विच हेल्प्स इन finding out the unknown temperature is known as thermometric property. For example, pressure, volume, resistance, voltage या EMF etc. These are the thermometric properties, ठीक है। हम लोग देखेंगे कैसे ये thermometric property होंगी। तो आप लोगों को thermometric property क्लियर हो गया। अब हम लोग सीधे स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, क्योंकि देखो जनरली ये टॉपिक जो आपसे बोर्ड पे लिख रहा हूं ना मैं, ये प्योरली एसी का टॉपिक है, गेट में कभी नहीं आता इन सब पे क्वेश्चन, या फिर आपको स्टेट पीएससी, बीपीएससी, एईएन, यूपी पीएससी, एईएन, इस तरीके के जो एग्जामिनेशंस होते हैं तो उनमें 1 मार्क में इससे काफी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और मोस्ट प्रोबेबल इन 6 में से एक को तो क्वेश्चन पूछ ही लेता है, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन में लिखेगा, एक नाम लिख देगा और कहेगा कि इन दिस टाइप ऑफ थर्मामीटर थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी इज, कौन सा इसका थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी है, और 4 ऑप्शन दे देगा। तो अगर आपको उस थर्मामीटर के बारे में पता है तो आपको यह भी पता होगा कि उस थर्मामीटर प्रॉपर्टी में अननोन टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाती है, और उसी प्रॉपर्टी को आपको क्या करना है, करेक्ट आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर की बात करें तो सबसे पहला नंबर हम आपको बता रहे हैं वो है लिक्विड गैस थर्मामीटर, ठीक है। देखिए लिक्विड गैस थर्मामीटर जो होता है, इसमें आपको 2 टाइप के थर्मामीटर्स मिलेंगे। सबसे पहला होगा आपका मरकरी टाइप थर्मामीटर, जिसका इस्तेमाल हम लोग हाई टेम्परेचर के मेजरमेंट में करते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि ये मरकरी टाइप थर्मामीटर है, ठीक है, यूज्ड टू मेजर हाई टेम्परेचर। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा है आपका अल्कोहल टाइप थर्मामीटर, जिसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, लो टेम्परेचर थर्मामीटर यूज टू मेजर लो टेम्परेचर, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो निगेटिव टेम्परेचर, इंक्लूडिंग निगेटिव टेम्परेचर, ठीक है। इसका इस्तेमाल आप लोग क्या कर सकते हो, बहुत ही लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कर सकते हो, या नेगेटिव टेम्परेचर के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अल्कोहल टाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और जनरली आपसे अगर कभी पूछा जाए कि ये बताइए कि थर्मामीटर, मान लीजिए कभी आप इंटरव्यू में गए और आपसे पूछा जाए कि बताइए थर्मामीटर में हम लोग मरकरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कोई और फ्लूइड का इस्तेमाल करना होगा तो कौन सा करेंगे और क्यों करेंगे, ठीक है। तो देखो इन जनरल अगर बोला जाए तो हम लोगों को पता है कि थर्मामीटर में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, मरकरी का। क्योंकि देखो इसमें अगर पूछा जाए तो 2 पॉइंट आप आसानी से बोलेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप बोलेंगे क्या, कि मरकरी जो है सर, उसका थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम होता है, यानी कि बहुत थोड़े से टेम्परेचर पे बहुत थोड़े से हीट मिलने के कारण उसका थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप बॉडी में टच करोगे या किसी बॉडी पर लगाओगे तो उससे जो हीट मिलेगा, उस थोड़े से हीट से मरकरी बहुत जल्दी क्या कर जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा, और आपको आसानी से रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या समझ में आया कि थर्मल एक्सपेंशन उसका क्या होता है, काफ़ी कम होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, इसका बहुत ही लो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है।
या ये कहो कि इसका सरफेस टेंशन आपको क्या होता है, बहुत हाई होता है, इसी वजह से ये आपको सरफेस को कभी वेट नहीं करता है। ठीक है, क्लियर है? तो आप आसानी से 2 पॉइंट ये बताएंगे, इसी वजह से हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, थर्मामीटर में मरकरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम दूसरे थर्मामीटर की बात करें तो सेकंड थर्मामीटर है आपका रेसिस्टर या रेसिस्टेंस थर्मामीटर, रेसिस्टेंस थर्मोमीटर, या फिर इसी को थर्मिस्टर भी कहते हैं, थर्मिस्टर भी कहते हैं। बहुत सिंपल है, ये वो थर्मामीटर है जो किस पर काम करता है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर आपने 11th-12th क्लास पढ़ा होगा तो उसमें इलेक्ट्रिकल में आपको सिखाया गया होगा कि एक सर्किट बनता है इलेक्ट्रिकल में, जिसको हम लोग कौन सा सर्किट कहते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट कहते हैं। तो इसमें ये क्या है, तो बहुत सिंपल है। देखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज ये कहता है कि सपोज दैट अगर हम लोग 4 रेसिस्टर है उसको कनेक्ट कर दें कुछ इस तरीके से, ठीक है, सपोज दैट 4 रेसिस्टर है P Q, इसका नाम मान लीजिए R दे देते हैं, इसका नाम S दे देते हैं, और ये वाला रेसिस्टर जो है ये कौन सा है, ये वेरिएबल रेसिस्टर है, वेरी कराते रहेंगे इसको। ठीक है, और यही जो है यही आपका क्या है, अननोन है। ठीक है, और यहीं से आपको अननोन टेम्परेचर भी फाइंड आउट करेगा। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है, और व्हीट स्टोन ब्रिज ये कहता है, सिंपल सा बात कहता है कि अगर हम लोग इस G से 0 करंट पास करेंगे तो हम लोगों का जो एक इक्वेशन मिलेगा वो P/Q = R/S मिलेगा। ठीक है, और यही जो R है यही मेरा क्या है, अननोन है, और इसी को देख करके हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली अननोन टेम्परेचर को फाइंड आउट करेंगे। और ये अननोन टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट होगा, तो RT = R0 + AT, R0 × 1 + AT + BT²। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो R लिखा है यही आपका RT है। ठीक है, यहाँ पे RT क्या है, रेसिस्टर एट T डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, सिंपल। आपको R0 क्या है, रेसिस्टर या रेसिस्टेंस कहो बेहतर है, रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस है, T इज द टेम्परेचर है, और A एंड B = दीज आर दी कांस्टेंट है। तो दूसरा टाइप का जो थर्मामीटर है इसको कौन सा थर्मामीटर कहते हैं, तो इसमें 2 ही चीज पूछा जाता है कि बताइए थर्मिस्टर कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, तो आपका आंसर होगा सर व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इन थर्मिस्टर या रेसिस्टेंस थर्मामीटर द थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी इज, तो थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी इज रेसिस्टेंस या रेसिस्टर। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी, और इसके नाम से भी पता चल जाता है रेसिस्टेंस थर्मामीटर या थर्मिस्टर, तो इसमें थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी कौन होगा, रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इसके लिए आपको अगर पूछा जाए थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी तो आप हमेशा बताएंगे रेसिस्टर। तो यानी कि इस टाइप के थर्मामीटर में थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, रेसिस्टेंस है। तीसरे टाइप का थर्मामीटर आपका जो है वो है आपका गैस थर्मामीटर, और इस गैस थर्मामीटर में आपको 2 टाइप का आएगा, एक होगा कांस्टेंट वॉल्यूम टाइप थर्मामीटर और एक होगा कांस्टेंट प्रेशर टाइप थर्मामीटर। ठीक है, तो फर्स्ट वन आपका था लिक्विड इन गैस थर्मामीटर, उसमें आपको मरकरी अल्कोहल 2 हो गया। दूसरा है रेसिस्टेंस टाइप या फिर आपको क्या है, थर्मिस्टर है। ठीक है, और इसमें आपको व्हीट स्टोन ब्रिज पर वर्क हो रहा है। अननोन प्रॉपर्टी कौन सी है, वो है रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस के ही हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी हो गई आपकी रेसिस्टेंस। ठीक है, तीसरा नंबर है आपका गैस थर्मामीटर। ठीक है,
तो गैस थर्मामीटर के अंदर दो आ जाते हैं। पहला है सपोज दैट, मान लिया हमने कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। अगर आपने कहा ये आइडियल गैस थर्मामीटर्स हैं तो आइडियल गैस का इक्वेशन होता है PV = AMRT। अब आप देखिए क्लोज सिस्टम होगा क्योंकि थर्मामीटर ओपन होता नहीं है, ठीक है। जब क्लोज सिस्टम होगा तो मास फिक्स हो गया, ठीक है, और उसके अंदर जो भी फ्लूइड है उसके लिए, जो भी गैस है उसके लिए R भी फिक्स हो गया क्योंकि क्लोज सिस्टम है तो R भी चेंज नहीं करेगा। डेट इज की, और वॉल्यूम भी आप क्या कर रहे हो, कांस्टेंट है। डेट इज की ये सब आप क्या लिख सकते हो, P/T = कांस्टेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला कि सर यहां पर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर में जो थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी होगी वो कौन सी होगी, तो आप यहां पर लिखेंगे हेयर प्रेशर इज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। और अक्सर एग्जाम में यही दो क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि कंफ्यूजन क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर लिखा है, लोगों को लगता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम लिख रहा है तो वॉल्यूम इज ए थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी, लेकिन नहीं। थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी कौन होगी, वो होगी प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर, इस प्रेशर को देख के मेजर किया जाएगा। डेट इज की ऐसे लिखा जाएगा P1/T1 = P2/T2। तो देखो P1 T1 P2 पता होगा और T2 हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लोगों को प्रेशर के हेल्प से टेम्परेचर फाइंड आउट होगा, ठीक है। इसी में दूसरा नंबर आपका आ जाता है B नंबर, वो है कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर, ठीक है। और कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर में सिंपल वही लगा दो, PV = AMRT, सब कुछ कांस्टेंट हो गया। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। दैट इज कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे, V1/T1 = V2/T2 से फाइंड आउट करोगे। दैट इज कि कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर में वॉल्यूम इज द थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपको क्या पता चला कि कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर होगा तो वॉल्यूम इज द थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर होगा तो प्रेशर इज द थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट थर्मामीटर जो है उसको आप लोग कहते हैं, नेक्स्ट नंबर यानी कि 4th नंबर में आप कह सकते हो उसको थर्मोकपल, ठीक है। तो थर्मोकपल जो है ये बेसिकली वैसा थर्मामीटर है जो किस पर काम करता है, तो याद रखिएगा, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीबेक इफेक्ट। अगर आपने 11th-12th क्लास पढ़ा है तो वहां पर ये इफेक्ट पढ़ा होगा आपने, सीबेक इफेक्ट। और इस इफेक्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते थे, दो अननोन मेटल को लेकर के दो जंक्शन बनाए और एक जंक्शन का टेम्परेचर नोन रखें तो दूसरे का टेम्परेचर हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज की हमने देखिए दो डिफरेंट मेटल्स लिया और इन दोनों के हेल्प से हमने क्या किया, दो जंक्शन बनाया, सपोज दैट, ठीक है। दिस इज जंक्शन, दिस इज जंक्शन, ठीक है। टू डिफरेंट मेटल्स है, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है टू डिफरेंट मेटल्स, ठीक है। अगर ये दोनों दो डिफरेंट मेटल है और एक टेम्परेचर को अननोन रखा, डेट इज किसको 0 डिग्री सेल्सियस रखा, या ये कहिए कि हमने सीधे इसको कहाँ रख दिया है, आइस पॉइंट पे। एक जंक्शन को हमने आइस पॉइंट पे रखा तो 0 डिग्री तो नोन है, और दूसरे वाले को हमने क्या रखा है, ये है आपका अननोन। तो अकॉर्डिंग टू सीबेक इफेक्ट आप इसको क्या कर सकते हो, फाइंड आउट करोगे। कैसे फाइंड आउट करोगे, एक नोन है दूसरा अननोन है, तो इन दोनों के बीच में क्या जनरेट करेगा, जनरेट करेगा आपको EMF या वोल्टेज। एंड यही वोल्टेज या फिर आप EMF कहो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस अननोन टेम्परेचर के, और आप इसको क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे। तो आपको क्या पता चला, दो चीज। पहली चीज, थर्मोकपल जो है, ये जो भी टाइप का थर्मामीटर है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीबेक इफेक्ट, और हेयर द थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी इज वोल्टेज और EMF, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि वोल्टेज
और EMF इज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपसे अक्सर ये भी क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में, देखिएगा पीएस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को उठा के कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि आप ये बताइए थर्मोकपल में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है या कौन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वोल्टेज कहो या ईएमएफ कहो। ठीक है, तो दो अननोन मेटल है, एक नॉन टेम्परेचर है, एक अननोन टेम्परेचर है, तो इन दोनों के बीच में जब दो जंक्शन बनेगा तो क्या क्रिएट होगा, दोनों के बीच में ईएमएफ या वोल्टेज जनरेट होगा, और वो जनरेटेड ईएमएफ और वोल्टेज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर। सपोज दैट मान लो इसको T, तो आपको बता दें जो भी ईएमएफ जनरेट होगा या वोल्टेज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T-0 के, वो तो 0 डिग्री है, तो आप ये 0 हटा दो तो सीधे कह सकते हो ना कि सर EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अननोन T, यही मैंने यहां लिखा है। ठीक है, तो सी बैक इफेक्ट ये चीज है। ठीक है, तो ये आपको 4 हो गया। 5वां थर्मामीटर है आपका मैग्नेटिक थर्मामीटर। देखिए ये मैग्नेटिक थर्मामीटर इसलिए बनाया गया है, इसलिए ताकि हम लोग क्या करें, बहुत दूर से टेम्परेचर किसी भी चीज का मेजर कर लिया। मान लो मफल फर्नेस है, तो फर्नेस में अंदर हाथ डाल के थर्मामीटर तो लगाओगे नहीं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं मैग्नेटिक थर्मामीटर का, ताकि हम लोग क्या कर सके, आसानी से दूरी से टेम्परेचर को क्या कर सके, मेजर कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोगों का है मैग्नेटिक थर्मामीटर। पायरोमीटर का भी इसलिए इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट 5वां नंबर है आपका मैग्नेटिक थर्मोमीटर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आप कह सकते हैं सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि मैग्नेटिक थर्मामीटर्स आर वेरी सेंसिटिव थर्मामीटर्स, पहला पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि ये बहुत सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव थर्मामीटर होता है, और बेसिकली इसको बनाया गया जो है ना, वो इसलिए बनाया गया है ताकि हम लोग वेरी लो टेम्परेचर को मेजर कर सकें। ठीक है, और ये कहो ब्रैकेट में ऐसा करो, लिख दो क्लोज टू एब्सोल्यूट 0। ठीक है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर वहां मिलेगा जहां पर प्रेशर कितना होगा, 0। ठीक है, दैट इज कि 0 केल्विन के नजदीक का टेम्परेचर बिल्कुल ये क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। ठीक है, तो पहली चीज ये बहुत सेंसिटिव थर्मामीटर है। दूसरी चीज ये बहुत ही लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, या ये कहो कि बहुत क्लोज टू एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और याद रखिएगा कि द लोएस्ट टेम्परेचर which can be measured from magnetic thermometer is -273 केल्विन। ठीक है, तो आप सॉरी डिग्री सेल्सियस, केल्विन नहीं, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत कम बार पूछा गया है लेकिन अक्सर ये इंटरव्यू पूछ लेता है कि मैग्नेटिक थर्मामीटर जो है वो सबसे लोएस्ट कितना टेम्परेचर मेजर कर सकता है। ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एब्सोल्यूट 0 के नजदीक तक। ठीक है, नेक्स्ट थर्मामीटर है आपका जिसको आप लोग पायरोमीटर भी कहते हैं। बेसिकली इसी का इस्तेमाल हम लोग किस लिए कर रहे हैं, दूरी से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आप कह सकते हैं कि these thermometers are used to measure temperature from distance, या फिर they function on the principle of radiation। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो works on the principle of radiation। ठीक है, measure temperature from distance। ठीक है, और ये भी आप कह सकते हैं कि ये रेडिएशन को सेंस करेगा और उसी को कन्वर्ट करेगा टेम्परेचर में, तो आपको यहाँ पर रेडिएशन जो है वो आपका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर दी 6 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर विच आर यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है,
तो ये 6 थर्मामीटर हैं, इनको आप याद रखेंगे। इनमें आपको यही पूछा जाता है किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है और इसमें थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। तो आपको क्या समझ में आया कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस चाहिए वो है थर्मामीटर। एंड थर्मामीटर कितने टाइप का होगा, तो 6 टाइप का होगा, ये हमने देख लिया। और उन सारे थर्मामीटर में क्या है आपको थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा आप याद रखिएगा। सबसे पहली चीज़ देखिए, हम लोगों के पास बहुत सारे बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्या है थर्मामीटर हैं जो अलग अलग इस पर मेजर करते हैं। जैसे डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, रियूमर है, केल्विन है, ये बहुत सारे डिफरेंट क्या है हम लोगों के पास प्रेशर मेजरिंग के लिए अलग अलग स्केल है कि डिग्री सेल्सियस में मेजर करो कि केल्विन में। तो अब चक्कर ये था कि बेसिकली 1954 से पहले तक, क्योंकि देखो जो आइडियल थर्मामीटर जो है आपका, जो मतलब केल्विन स्केल है, वही हम लोग SI है वही यूज करते हैं, और वो 1954 के बाद आया। तो 1954 से पहले, ठीक है, जो भी थर्मामीटर बनाया गया था दे आर बेस्ड ऑन दी डुअल रेफरेंस पॉइंट। डुअल रेफरेंस पॉइंट का मतलब देखिए, थर्मामीटर जब बनाया गया तो उसको कहीं ना कहीं से मेजर करेंगे। तो मेजर करने के लिए मेरे पास रेफरेंस चाहिए कि हम किसको अपना रेफरेंस मान के मेजर कर रहे हैं। तो 1954 से पहले, डेट इज कि हम बात करें बिफोर 1954, तो हम लोगों के पास डिग्री सेल्सियस था, फ़ारेनहाइट था, रियूमर स्केल था, etc, दीज आर दी स्केल्स, ठीक है। और these scales are based on dual reference point, which is ice point and steam point of water, ठीक है। तो यहां पर 1954 से पहले जो भी थर्मामीटर बनाया गया उसका 2 रेफरेंस मान के बनाया गया, दोनों को रेफरेंस लिया गया, ठीक है। आर्बिट्ररी स्केल है, ठीक है। लेकिन आफ्टर 1954, दैट इज कि हम किसकी बात कर रहे हैं, केल्विन स्केल की बात कर रहे हैं। और केल्विन साहब के अकॉर्डिंगली जो वर्क कर रहा था, ठीक है, बेस्ड ऑन सिंगल रेफरेंस पॉइंट। ये क्या था, सिंगल रेफरेंस पॉइंट पर था। और जो सिंगल रेफरेंस पॉइंट पर था, और वो रेफरेंस पॉइंट क्या था, तो वो था आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो 1954 से पहले 2 रेफरेंस लेकर के सॉल्व किया जाता था। 1954 के बाद जो भी थर्मामीटर बनाया गया उसके लिए आपको जो रेफरेंस लिया गया वो एक ही लिया गया, वो क्या है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, तो वो होता है 273.16 केल्विन, या फिर इसी को आप कह सकते हो 0.01 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये था आपका रेफरेंस पॉइंट। और अगर फ़ारेनहाइट में देखोगे तो 32.01 भी लिख सकते हो, अगर फ़ारेनहाइट में लिखना चाहो तो। कई लोग इसको 02 भी लिख देते हैं, तो बट चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन देखा जाए तो 32.01 फ़ारेनहाइट कह सकते हो। तो ये टेम्परेचर हो गया। लेकिन अगर प्रेशर की बात किया जाए तो प्रेशर होता है 611.2 पास्कल, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो 4.58 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो आपको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो मिलेगा वो एग्जैक्टली इसी प्रेशर और इसी टेम्परेचर पर मिलेगा। और यही आपका रेफरेंस था किसके लिए, केल्विन स्केल के लिए, या जो भी थर्मामीटर हम लोग बना रहे हैं 1954 के बाद। तो देखिए 2-3 चीजें और हैं। आपको जो भी थर्मामीटर पढ़ाया गया है उस थर्मामीटर में देखिएगा, तो हम लोग अगर बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, कौन सा फ्लूइड डाल रहे हैं उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो थर्मामीटर हम लोग बना रहे हैं वो आर इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है।
जो भी मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं उसके इंडिपेंडेंट होगा थर्मामीटर, क्योंकि हम लोग थर्मामीटर का रीडिंग लेने के लिए हम लोग बस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मटेरियल से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो गई कि हम लोगों को 1954 से पहले 1954 के बाद कितना रेफरेंस है क्या है ये हम लोगों को पता चल गया। एक पॉइंट और लिखना चाहें तो आपको बता दें, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें और कोई पूछे कि 1 केल्विन कितने के बराबर होता है तो आप कहेंगे 1/273.16 ऑफ द ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, तो 1 केल्विन का जो स्टैंडर्ड डिफिनेशन है वो यही है कि अगर ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर को हम 1/273.16 टाइम्स अगर डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिलेगा 1 केल्विन, क्योंकि देखिए ट्रिपल पॉइंट कितना है, यही है, यहां रख दीजिए कितना मिलेगा 1 केल्विन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा नोट में याद रखना है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो इस पर बात करेंगे कि हम लोगों को जो टेम्परेचर मेजर करना था तो 1954 से पहले हम लोग कैसे मेजर कर रहे थे और 1954 के बाद हम लोग कैसे मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल मेथड्स हैं, इनको हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपको टेम्परेचर को हम लोग कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, दैट इज केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, रीमर स्केल दे दे, कोई नया स्केल दे दे, नया थर्मामीटर बना दे, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए, तो पहले हम लोग वो मेथड पढ़ते हैं जो 1954 से पहले यूज किया जाता था। कोई भी थर्मामीटर बनाते थे तो उसी मेथड से हम लोग क्या करते थे, टेम्परेचर को मेजर करते थे। तो हम लोग लिख देते हैं मेथड यूज्ड बिफोर 1954। ठीक है, इस मेथड के अकॉर्डिंगली कहा जाता था कि सपोज दैट T इज इक्वल टू AP प्लस B। ठीक है, कि यही मेरा अननोन टेम्परेचर है और ये अननोन टेम्परेचर में आपको A एंड B आर दी कांस्टेंट। ठीक है, एंड P इज इक्वल टू एनी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये क्या है, कोई भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। और TI इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट आइस पॉइंट है। ठीक है, और TS क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट स्टीम पॉइंट है। ठीक है, अब आप देखिए, ये हमको जबकि पता है आइस पॉइंट कितना होगा डिग्री सेल्सियस में 0, ये कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों को क्यों ना वहां पर हम लोग पुट कर दें, तो हमने लिखा 0 इज इक्वल टू A और प्रॉपर्टी कहां पर निकाल रहे हैं, आइस पॉइंट पर, इसलिए PI, B इज द कांस्टेंट B लिख दिया। ठीक है, अब यहीं से हमने क्या किया, अगर हम यहां से निकालना चाहें आपको, मान लीजिए सपोज दैट B का वैल्यू, तो B बराबर कितना लिख देंगे -A इंटू PI। ठीक है, अब आप देखिए, इसको इक्वेशन 1 कह दिया हमने, इसको इक्वेशन 2 कह दिया सपोज दैट। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पर 100 पुट कर दें तो कितना होगा, 100 इज इक्वल टू A, और यहाँ पर स्टीम पॉइंट के लिए लिखा था इसलिए प्रॉपर्टी एट स्टीम पॉइंट लिया प्लस कांस्टेंट B लिया। ठीक है, और B का वैल्यू हम लोग चाहे तो यहाँ डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, फिलहाल रहने दो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 3। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को इसके नीचे ले आते हैं, मान लो 0 इज इक्वल टू API प्लस B, और अगर हम लोग दोनों को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस माइनस माइनस, B एंड B कैंसिल आउट होगा, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 100 विच इज इक्वल टू A कॉमन ले लिया, PS माइनस PI, ये आ गया। ठीक है, तो हम लोगों को यहीं से क्या निकलेगा, यहीं से हम लोग क्या कर लेते हैं, A का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया A बराबर, अब आप देखो 100 डिवाइडेड बाई PS माइनस PI,
दैट इज की प्रॉपर्टी एट स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ठीक है, इसको उठाओ, इसको इक्वेशन ए कहो और पुट इन 2 में रख दो। तो ए बराबर आपको मिल चुका है। जैसे ही इक्वेशन 2 में रखोगे तो बी बराबर कितना है, माइनस ए पी आई। माइनस ए का मतलब हो गया -100 पी एस माइनस पी आई, और ऑलरेडी ऊपर में पी आई था। ठीक है, ये हो गया बी का वैल्यू। ठीक है, तो आपको यही है मेरा अननोन टेम्परेचर का इक्वेशन, यहां रख दो, निकल गया। तो T इज इक्वल टू A इंटू पी। तो A बराबर कितना है, A बराबर है आपको 100, P ऑलरेडी था लिख दिया, डिवाइडेड बाय PS माइनस PI। ठीक है, हमने लिख दिया। प्लस में B है, B का वैल्यू कितना है, -100 PI बाई PS माइनस PI। ठीक है, हमने यहां पर रख दिया। दोनों जगह अगर हम देखते हैं तो देखिए आपके पास कॉमन क्या है, 100 अपॉन PS माइनस PI इज द कॉमन। बाहर निकाल लो, क्या बचेगा, P माइनस PI, एंड दिस इज द अननोन टेम्परेचर। तो आपको कोई भी 1954 से पहले अगर आपको सॉल्व करना होता था, ये 100 है। ठीक है, ये आपका है PS यानी प्रॉपर्टी एट स्टीम पॉइंट, प्रॉपर्टी एट आइस पॉइंट, प्रॉपर्टी एट आइस पॉइंट, एंड P इज इक्वल टू अननोन, जो आपको पता नहीं था, जो आप फाइंड आउट करोगे उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। अननोन प्रॉपर्टी एट टेम्परेचर T, और आप इसको यूज कर लोगे। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि 1954 से पहले टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सा यूज करते थे, तो ये यूज करते थे। या फिर आपसे कहा जाए फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस, इन सब के लिए आप लोगों को कौन से इक्वेशन यूज करते थे, तो ये इक्वेशन यूज करते थे। ठीक है, सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से आपको अगर हम लोग बात करें कि 1954 के बाद हम लोग कौन सा यूज करने लग गए, तो 1954 के बाद जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं बेसिकली केल्विन स्केल की बात की जाए तो वो बेसिकली कांस्टेंट वॉल्यूम टाइप थर्मामीटर है। ठीक है, और कांस्टेंट वॉल्यूम टाइप थर्मामीटर के अकॉर्डिंगली हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, और हम लोगों को वहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या लेना है, ट्रिपल पॉइंट को। ठीक है, तो हम लोग ट्रिपल पॉइंट को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो आपको फिर से आप एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलके आ जाएगा। ठीक है, मेथड यूज्ड आफ्टर 1954। तो देखिए बेसिकली केल्विन स्केल की बात की जा रही है, और केल्विन स्केल जो है वो कौन सा स्केल है, थर्मामीटर है, कांस्टेंट वॉल्यूम टाइप है। तो आपको कांस्टेंट वॉल्यूम टाइप में हम लोगों ने क्या सीखा था कि प्रेशर इज द थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी, दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाइए, एक प्रॉपर्टी K इंटू T। ठीक है, तो अगर आप किस पर बात कर रहे हो, एट ट्रिपल पॉइंट, तो ट्रिपल पॉइंट पर प्रेशर भी कौन सा लेंगे, ट्रिपल पॉइंट पर प्रॉपर्टी K रहेगा, तो टेम्परेचर भी कौन सा मिलेगा, ट्रिपल पॉइंट पर। तो K बराबर कितना मिल जाएगा, प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट बाई टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, आप इसको लो और पुट इन ए कर दो। ठीक है, जैसे आप इसमें रखोगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको मिल गया, तो P बराबर K का वैल्यू हो गया P एट ट्रिपल पॉइंट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, और इनटू, एक मिनट रुक जाइए, हम लोग उल्टा लिख रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर लिखना चाहिए था हम लोगों को टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो T इज इक्वल टू K इंटू P। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, T अगर हम ट्रिपल पॉइंट पर लिख रहे हैं तो ये होगा K, और प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट होगा। ठीक है, K बराबर कितना हो गया, ट्रिपल पॉइंट बाई प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तो अब आप इसको पुट कर दीजिए, पुट इन A में। अब आप देखो अननोन टेम्परेचर इज T एंड K का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ट्रिपल पॉइंट बाई प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट इनटू अननोन प्रेशर P। अब आप चाहो तो
तो बेसिकली यहाँ पर क्या कर सकते हो, जो आपको ट्रिपल पॉइंट का वैल्यू पता है वो पुट कर दो, तो T इज इक्वल टू 273.16 इंटू पी बाई पी एट ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि केल्विन स्केल या 1954 के बाद अगर हम लोगों को टेम्परेचर फाइंड आउट करना होता था, तो देखो प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट भी हमको पता है, चाहो तो यहाँ रख दो, ठीक है, या उतना मल्टीपल टाइम्स ऑफ द अननोन प्रेशर आपको है, तो डायरेक्टली आपको टेम्परेचर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 1954 के बाद इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर का कन्वर्जन कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए relation between different temperature scale like degree Celsius, Kelvin, Fahrenheit, Reaumur etc। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सा फंडा आपको सिखा रहे हैं, बहुत स्टैंडर्ड तरीका सिखा रहे हैं, और इसका इस्तेमाल करके आपको ऑब्जेक्टिव के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। जैसे अक्सर आपसे कह देगा कि एक नया थर्मामीटर बना रहे हैं जिसकी रीडिंग x है, y है, z है, कुछ भी है इस तरीके से, तो बताइए कि इस पर्टिकुलर डिग्री सेल्सियस पर उस नए थर्मामीटर पर रीडिंग क्या होगा। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप हमेशा याद रखिएगा, आपको जो भी फार्मूला है वो नोन में दिया हुआ है, अननोन में नहीं है, तो आपको एक स्टैंडर्ड तरीका सीखना पड़ेगा। तो हमने आपको बताया है कि देखो 1954 से पहले जितना भी थर्मामीटर था उन सब के लिए आपको क्या था, दो रेफरेंस था, केवल केल्विन के लिए एक रेफरेंस है। तो हम लोग जब भी रिलेशन डिराइव करेंगे तो हम लोगों को ऐसा करना है कि केल्विन को भी डुअल रेफरेंस पर बात करेंगे। तो देखो हमने क्या किया, ऊपर में हमने एक लाइन खींचा है, उसको लिख दिया है अपर फिक्स पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पर हमेशा हम किसकी बात करेंगे, स्टीम पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, और ये नीचे जो लिखा है ये है लोअर फिक्स पॉइंट, जिसको हम लोग कहेंगे आइस पॉइंट। ठीक है, किसी भी स्केल की बात करेंगे थर्मामीटर की तो उसमें हम लोग नीचे आइस पॉइंट को रखेंगे, यहाँ स्टीम पॉइंट को रखेंगे। सपोज दैट पहला हम यूज कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस में आइस पॉइंट कितने पर होता है, 0 पर, और ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं तो ये होता है 212 पर। ठीक है, और ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ठीक है, अगर हम लोग रियूमर स्केल की बात करें तो ये होता है 0 पर, ये होता है 80 पर। ठीक है, अगर अब हम लोग मान लो केल्विन की बात करें तो ये होता है 273 पर, ये होता है 373 पर। और अब हम एक क्या कर लेते हैं, एक नया थर्मामीटर मान रहे हैं जिसका नाम है x। कोई नया थर्मामीटर बनाते हैं x, और इसके लिए हम लोग देखें तो इसके लिए लोअर फिक्स पॉइंट को हम लोअर फिक्स पॉइंट लिख दे रहे हैं, अपर फिक्स पॉइंट को हम अपर फिक्स पॉइंट लिख दे रहे हैं। तो कोई भी थर्मामीटर का क्वेश्चन दिया जाए हमेशा याद रखो एक जनरल स्टैंडर्ड तरीका, जिस थर्मामीटर की बात कर रहे हो उसकी रीडिंग को यहाँ रखो, उसमें से लोअर फिक्स पॉइंट को घटाओ और नीचे में डिफरेंस लिख दो, यानी कि अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक है, कोई भी थर्मामीटर हो, दैट इज फ़ारेनहाइट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। केल्विन की बात कर रहे हैं तो केल्विन माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। मान लो किसी अननोन की बात कर रहे हो तो x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, अगर हम केल्विन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं तो डिग्री सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस को रहने दिया लोअर फिक्स पॉइंट 0, अपर फिक्स पॉइंट 100, लोअर फिक्स पॉइंट 0। फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 32, अपर फिक्स पॉइंट 212 माइनस 32। इन दोनों का रिलेशन निकालना है, केवल इन दोनों को लिख दो। ठीक है, अब सॉल्व करो, c/100 इज इक्वल टू f माइनस 32/180। इसको दोनों घटा के देखिए इतना आएगा। तो यहाँ से क्या पता चला, आप इसको सॉल्व कर लीजिए आसानी से, डिग्री सेल्सियस और f में क्या हो जाएगा, आपको रिलेशन मिल जाएगा। अगर करना चाहो तो कर लो, 2 5 ज़ा 2 9 ज़ा 8, यानी कि c इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 32। ठीक है, अब जब डिग्री सेल्सियस में निकल गया तो फ़ारेनहाइट में भी निकाल सकते हो। सिमिलरली कोई कहे कि ठीक है सर आप ऐसा करो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में निकालो, तो डिग्री सेल्सियस माइनस 0 बटा 100 माइनस 0 विच इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाई 373 माइनस 273।
क्या होगा, C बाई 100 इज इक्वल टू K माइनस 273 बाई 100, कट गया, क्या बचा, C इज इक्वल टू K माइनस 273 या K इज इक्वल टू C प्लस 273, ठीक है। कोई भी रिलेशन पूछा जाए डायरेक्ट, मान लो आपको रिलेशन कह दे निकालिए किसी अननोन के साथ और डिग्री सेल्सियस का, आप क्या करोगे, आप लिखोगे C माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, एंड डिग्री सेल्सियस के लिए आपको लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट पता है। अननोन टेम्परेचर जो आपको अननोन स्केल है वो है x, उसका लोअर फिक्स पॉइंट क्वेश्चन में देगा, ठीक है। अपर फिक्स पॉइंट भी क्या होगा, क्वेश्चन में देगा। आप सारे वैल्यूज को रखोगे और आपको लास्ट में कहेगा कि डिग्री सेल्सियस में अगर मान लीजिए 70 डिग्री सेल्सियस है तो नए थर्मामीटर x में क्या होगा रीडिंग, आप आसानी से निकाल सकते हो। तो कोई भी थर्मामीटर आपसे दिया जाए और आपको कहा जाए कि आपको क्या करना है, अननोन टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, हमेशा आप इसी का इस्तेमाल करना, बहुत आसानी से आपको फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो रिलेशन निकालने के लिए कहा जाए या आपसे कहा जाए अननोन टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए, आप आसानी से निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। चाहो तो एक दो क्वेश्चन इस पर आप आसानी से कर सकते हो, जैसे बोर्ड पर मान लीजिए हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। सपोज दैट मान लीजिए हम आपको बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिख देते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन लिखता है कि अ न्यू स्केल n ऑफ टेम्परेचर इज डिवाइडेड इन सच अ वे दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 100 डिग्री n। कोई न्यू स्केल है जिसका नाम है n और इस n के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट इज 100 डिग्री n, कोई नया थर्मामीटर है, ठीक है। एंड इसी के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो बॉइलिंग पॉइंट लिख रहा है 400 डिग्री n, ठीक है। दैट इज कि ये उसका क्या दे दिया उसने, आइस पॉइंट दे दिया है, ये उसका क्या दे दिया है उसने, स्टीम पॉइंट दे दिया है, दैट इज ये LFP है, ये UFP है, लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट, ठीक है। देन वो कहता है कि व्हाट इज द टेम्परेचर रीडिंग ऑन न्यू स्केल व्हेन द टेम्परेचर इज 150 डिग्री सेल्सियस। कहता है कि व्हेन द टेम्परेचर इज 150 डिग्री सेल्सियस देन फाइंड n क्या होगा, ठीक है, क्लियर है। इसी में दूसरा क्वेश्चन भी है, दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि एट व्हाट टेम्परेचर बोथ द सेल्सियस एंड न्यू टेम्परेचर स्केल रीडिंग वुड बी द सेम। वो कहता है कि एट व्हाट टेम्परेचर बोथ द सेल्सियस एंड न्यू टेम्परेचर स्केल रीडिंग वुड बी सेम, ठीक है। मतलब ये है, वो ये कह रहा है आपको कि अगर हम इतने पर n निकाल सकते हैं तो आप ये बताइए कि कौन से टेम्परेचर पर n का रीडिंग और डिग्री सेल्सियस का रीडिंग दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो बहुत सिंपल है, पहला क्वेश्चन तो एज इट इज डिग्री सेल्सियस के बीच में रीडिंग निकालना है, फार्मूला लिख दो UFP माइनस LFP बराबर नया थर्मामीटर n माइनस नया थर्मामीटर का LFP बाई UFP माइनस LFP। डिग्री सेल्सियस में रीडिंग कितना दिया गया है 150, रख दो, लोअर फिक्स पॉइंट 0, अपर फिक्स पॉइंट 100 माइनस 0, ये तो हमको पता ही है ऑलरेडी, ठीक है। फिर n कितना दे रहा है, तो n आपको नहीं पता है, रहने दिया। n के लिए लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 100, अपर फिक्स पॉइंट कितना है 400 माइनस 100, सॉल्व कर लिया, कितना मिला 150 बाई 100 इज इक्वल टू n माइनस 100 बाई 300, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से आपको आंसर मिलेगा, इसका आंसर आना चाहिए 550 डिग्री n, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको पता चल गया। दूसरे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में एक हिंट दे रहा है कि बोथ द सेल्सियस एंड n टेम्परेचर स्केल रीडिंग वुड बी सेम, दैट इज कि आपको डिग्री सेल्सियस में और डिग्री n में जो रीडिंग आ रहा है वो मान लिया सपोज दैट रीडिंग कितना है x है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसी फार्मूले में रख दो, x माइनस 0 बाई 100 माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस 100 बाई 400 माइनस 100, और इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है।
तो होगा x बाई 100 इज इक्वल टू x माइनस 100/300 एंड सॉल्व कीजिए और सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा -50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और -50 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये है कि n में भी 50 डिग्री n होगा, तो डिग्री सेल्सियस में भी कितना होगा, -50 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से आप इसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, एक क्वेश्चन कोई भी हो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको रीडिंग दी जाए क्वेश्चन में, आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए न्यू थर्मामीटर पर, तो आप ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जीरोथ लॉ को देखा जाए ब्रीफली, तो जीरोथ लॉ में ब्रीफली यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी थी कि जीरोथ लॉ क्या है, ये किसके बारे में बात करता है। ठीक है, और अगर ये टेम्परेचर के बारे में बात करता है तो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस जो है वो है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर कितने टाइप के होंगे, उनमें कौन कौन सी थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज होगी, किस प्रिंसिपल पे काम करेगा। ठीक है, और थर्मामीटर जो बनाया गया है तो अलग अलग थर्मामीटर कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, कितने रेफरेंस पॉइंट पर काम कर रहा है और किसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड इक्वेशन लिया गया है। ठीक है, तो ये जो था दिस इज ऑल अबाउट द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। फर्दर जब नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे तो फिर हम लोग इसके आगे बात करेंगे। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। गुड बाय।